गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों फाइनली जो मॉनसून है वो आ चुका है। आईएमडी ने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है कि जो मॉनसून है वो केरला में आया है। एंड ये 3 दिन लगभग लेट है अपने टाइम से। जैसे अनुमान बीच में ये भी था कि 1 जून को आएगा। हालांकि सबसे पहले तो बोला गया था कि 26 मई का एक्सपेक्टेड डेट है और उसमें 4 दिन ऊपर या 4 दिन नीचे हो सकते हैं। तो पहले तो था कि हाँ 30 मई से पहले पहले आ जाना चाहिए, बट अब यहाँ पर फाइनली यहाँ पे 4 जून को इस बार मॉनसून देखने को मिला है। अब एक चीज पता क्या है, एक डर है। डर क्या है? वर्ल्ड मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने यहाँ पे बोला है कि देखो इस बार ना जुलाई और अगस्त के बीच में एल नीनो डेवलप होने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा है। लगभग 80% आपको देखने को मिलेंगी, उनकी जो कंडीशंस हैं वो बन रही हैं। एंड आपको पता है कि जब एल नीनो कंडीशंस होती हैं तो उस टाइम देश में सूखा पड़ जाता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार बारिश कम हो काफ़ी ज़्यादा। इनफैक्ट अगर हम बात करें इंडियन मीटोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, आईएमडी की, तो उसने ऑलरेडी ये बोल दिया है कि इस बार हमारा जो मॉनसून रहेगा वो बिलो नॉर्मल रहेगा। लगभग 90% रेनफॉल होगी जितनी एक्चुअल होती है, तो यानी कि पहले के मुकाबले बारिश कम होगी इस बार। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि देखो इस बार आईएमडी उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि देखो जो उसने डेट्स बताई थी कि जिस डेट्स में आपको देखने को मिलेगा मॉनसून, वो तो नहीं हुआ, उसके बाद ही आया है। तो पिछले 10 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ है आफ्टर 2015 की आईएमडी की प्रेडिक्शन यहाँ पे गलत हुई है इन अंडरस्टैंडिंग कि कब मॉनसून हिट करेगा। दूसरी बात यहाँ पे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि देखो भले ही बारिश या मॉनसून जो है वो लेट आया हो, पर इसका कोई लेना देना नहीं है इस बात के साथ कि आखिर ओवरऑल बारिश कितनी होगी। मतलब मॉनसून जल्दी आए या मॉनसून लेट आए, हो सकता है कि बारिश अच्छी खासी हो। इसका इसके साथ कोई संबंध है नहीं कि कब मॉनसून आता है। राइट? तो देखते हैं आने वाले डेज के अंदर बारिश कैसी होती है, क्योंकि उसके ऊपर फिर बहुत सारा चीज़ें डिपेंड करती हैं। आज के टाइम के ऊपर भी लगभग भारत का आधा हिस्सा ऐसा है जो रेनफेड है। ठीक है ना? तो एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है मॉनसून के ऊपर। तो देखना ये होगा कि एग्रीकल्चर के ऊपर ये कैसे इम्पैक्ट करता है। ऑन दी अदर हैंड दोस्तों, आप लोगों के साथ मैंने डिस्कशन किया था इसराइल और लेबनान का जो इशू है। हमने देखा था कि किस तरह से इसराइल और लेबनान के बीच में भी यहाँ पे जो लड़ाई है वो चल रही है। इनफैक्ट ना आपको लेबनान के अंदर ना जो हिजबुल्ला है उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। हिजबुल्ला दरअसल में कुछ नहीं है, ये एक शिया मुस्लिम मिलिशिया है जो कि आपको ईरान से इनको सपोर्ट मिलती है और लेबनान के अंतर्गत ये अप्रोच करते हैं। अब इनके और इसराइल के बीच में अक्सर लड़ाई जो है वो चलती रहती है। तो अभी यहाँ पर दोनों देशों के बीच में एक कंडीशनल सीज फायर हुआ है। कंडीशनल मतलब शर्तों के ऊपर एक सीज फायर हुआ है। अब हालांकि कोई किसका कितना मानता है वो भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब बोला तो गया है कि हाँ यार हिजबुल्ला को हम यहाँ पे हटा देंगे या साइड कर देंगे, जो इस तरह से हिजबुल्ला यहाँ पे कोशिश कर रहा है। ठीक है ना? कंप्लीट सेशन की मतलब, तो जो युद्ध वगैरह चल रहा है उसको हम हटाने की कोशिश करेंगे, बट हिजबुल्ला इस बात से एग्री नहीं है। तो नो वन नोस कि ये सीज फायर कितना सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, वो हमें आने वाले डेज के अंदर ही पता लग पाएगा। दोस्तों डेट है आज की 5 जून 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि यूपीएससी का सबसे बड़ा जो फेस्टिवल है प्रतिज्ञा दिवस, वो आज शाम 7 बजे आप लोग ओनली एस यूपीएस चैनल या यूपीएससी वाला पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम आप सबके लिए बहुत सारे एक्साइटिंग सरप्राइज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दोस्तों जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है न्यू आईआईपी सीरीज विद बेस ईयर 2022-23। अब ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना। और देखो आपको थोड़ा ना डिटेलिंग में जाना पड़ेगा इस बार। डिटेलिंग का मतलब क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप एक बात अंडरस्टैंड करो कि यूपीएससी जिस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स हम तभी उनमें से आंसर कर पाएंगे जब हमने उनको चीज़ें डिटेल में पढ़ी हों। वरना बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं कि इस मुद्दे को बस ऐसे देख लेते हैं कि हाँ 2011-12 था, अब 22-23 हो गया, बात खत्म। ठीक है, ये बात भी आ सकती है स्टेटमेंट के तौर के ऊपर, पर हमें इससे थोड़ी ज़्यादा डिटेलिंग करनी पड़ेगी ताकि कल को यूपीएससी कैसा भी सवाल पूछे हम उसको आंसर कर पाएँ। तो पहली चीज़ तो आप नोटिस करिएगा कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता क्या है। देखो नाम में ही है ना, आईआईपी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को हम यहाँ पे ट्रैक करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज, हमारी फैक्ट्रीज कितनी वस्तुएं प्रोड्यूस कर रही हैं। तो हर महीने हमारे पास ये इंडिकेटर आता है आईआईपी का। तो कितना वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोडक्शन में चेंज आया,
पहले के मुकाबले कितनी ज़्यादा गुड्स हमने प्रोड्यूस करी, वो हमें आईआईपी यहाँ पे बताता रहता है हर महीने। अब ये इंपॉर्टेंट पता क्यों होता है? इंपॉर्टेंट समझना, जैसे अगर हम बात करते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, ये हमें हर 3-3 महीने पे आता है, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर आता है। पर देखो यार, क्वार्टरली तो काफ़ी टाइम लग जाता है ना, 3 महीने। तो अगर हमें जल्दी बेसिस के ऊपर कुछ डेटा चाहिए, एक आइडिया चाहिए कि हमारा ओवरऑल इंडस्ट्रीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं, तो जीडीपी में तो 3 महीने लग जाएंगे उसको जानने के लिए, पर आईआईपी हमारे पास हर महीने आ जाता है। तो इसीलिए अगर हमें लगता है ना कि हमारी इकोनॉमी में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो आईआईपी के अंदर वो पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझे मेरी बात को? एंड उस बेसिस के ऊपर आपका आरबीआई, आपके पॉलिसी मेकर फिर डिसीजन ले पाएंगे, वो देख पाएंगे कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी होगी, एंड उस हिसाब से फोकस किया जा सकता है इन चीज़ों के ऊपर। अब ध्यान ये रखिएगा कि आईआईपी निकालता कौन है? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके द्वारा आईआईपी निकाला जाता है। समझ गए यहाँ तक? ठीक है। अब आते हैं कि क्या क्या बदलाव हुए हैं और कैसे कैसे हुए हैं। सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो, अभी तक पता क्या होता था, आईआईपी में ना 3 सेक्टर क्लासिफिकेशंस थी। आईआईपी के अंदर 3 चीजें आती थी। पहला था आपका माइनिंग एंड क्वेरिंग, दूसरा था मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरा था इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक बस यही 3 चीजें थी। बट अभी पता क्या किया गया है, एक चौथा भी सेक्टर ऐड कर दिया गया जिसका नाम है वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट। ये नया एडिशन आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले बेस ईयर था 2011-12, अब बेस ईयर कर दिया गया है 2022-23। 2011-12 के अंदर ये वाटर सप्लाई वाला कंपोनेंट था ही नहीं, इट वाज नॉट कवर्ड। अब जाकर इसको भी इंक्लूड कर दिया गया है, वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट वाले कंपोनेंट को। अब नोटिस करना, इनमें अब सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? ऑब्वियसली सबसे ज्यादा वेट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का है। दूसरे नंबर के ऊपर आपको माइनिंग एंड क्वेरिंग देखने को मिल जाएगा, तीसरे पे इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सप्लाई, चौथा है वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इनका ये ऑर्डर भी याद रखिएगा। परसेंटेज भले ही ना याद रहे, पर ध्यान रखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग हाईएस्ट है, माइनिंग एंड क्वेरिंग दूसरे पे है, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सप्लाई, और चौथा आपको आ जाएगा वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये एक नया एडिशन, एक नया चेंज यहाँ पर करा गया है। इसके साथ ही साथ, अगर आप लोग ध्यान से पहले पढ़ते थे ना, तो आपने नोटिस किया होगा कि पहले यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी लिखा होता था, बट अब इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ यहाँ हमने गैस सप्लाई को भी जोड़ दिया है। ये एक नया चेंज है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले गैस सप्लाई नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी में आपका इलेक्ट्रिसिटी होता था, अब गैस सप्लाई भी यहाँ पे जुड़ चुका है। ठीक है। अब एक बात और हुई है, मैंने सारा लिखा हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं। एक चीज और पता क्या हुई है यहाँ पे? वो ये हुई है कि देखो, इलेक्ट्रिसिटी वाला, यही मैं जो बात कर रहा हूँ, ये वाला इलेक्ट्रिसिटी, अब इसको भी हमने बाइफरकेट कर दिया है। बाइफरकेट मतलब इसको भी तोड़ दिया है। कैसे तोड़ दिया है? इलेक्ट्रिसिटी में एक तो आएगा रिन्यूएबल वाले, एक आएंगे नॉन रिन्यूएबल वाले। जैसे आपका सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो हो गया, उनको हम अलग देख रहे हैं। बाकी थर्मल वगैरह वालों को हम अलग देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो, हमें प्रोडक्शन तो ज़्यादा करना है, बिल्कुल सही बात है, पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम रिन्यूएबल का प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं या नॉन रिन्यूएबल का। तो वो कैसे हो पाएगा? जब हम इलेक्ट्रिसिटी इंडेक्स को तोड़ेंगे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के अंतर्गत, और उसी से हमें पता लग पाएगा कि क्या हम ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए रेडी हैं या नहीं है। तो एक तो हमने क्या कर दिया, ये वाटर सप्लाई वाला ऐड कर दिया, एनर्जी सेक्टर में हमने गैस सप्लाई को भी जोड़ दिया, और हमने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने ग्रीन एनर्जी के लिए रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को अलग अलग कर दिया। एक तो ये चेंज हुए हैं। और क्या चेंज हुआ है? हमारी बास्केट बड़ी हो गई है। बास्केट मतलब, अरे भाई, हमें देखना होता है ना कि कैसे कैसे चीजें बदली हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट की ज्यादा पहले के मुकाबले प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है। उसके लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट की लिस्ट थी। तो होता पता क्या था, पहले हमारे पास जो टोटल आपका, अगर मैं बात करूं आइटम ग्रुप्स, वो होते थे 407, अब ये बढ़कर 463 हो चुके हैं, क्योंकि हमने अपनी आइटम बास्केट में चेंजेस किए हैं। पहले पता क्या होता था, टोटल आइटम्स हमारे पास होती थी 839, अब वो बढ़कर हमने करा दी है कितनी, 1042। तो प्रोडक्ट लिस्ट भी हमने यहाँ पे एक्सपेंड कर दी है। जैसे आप नोटिस कर पाओगे ना, बहुत सारे एडिशन हुए हैं। जैसे अब हम सीसीटीवी सिक्योरिटी कैमरास को भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, कार्ड्स विद मैग्नेटिक स्ट्रिप हो गया, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड वगैरह हो गया, है ना, इनका भी ह्यूमन वैक्सीन, इन सबको हमने इंक्लूड किया है। पर कुछ ऐसी चीज़ें जो अब उतनी ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होती, जैसे कैरोसिन, इसको हटा दिया, सीएफएल लैंप्स को हटा दिया, साइकिल ट्यूब्स, रिक्शा ट्यूब्स, इन सबको हटा दिया, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स को हटा दिया।
तो कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ ऐड किया है, कुछ डिलीट किया है, उस बेसिस के ऊपर हमारी जो 839 जो आपकी आइटम्स थी वो बढ़कर अब 1042 हो गई हैं। एंड नंबर ऑफ ग्रुप्स जो पहले 407 हुआ करते थे अब वो बढ़कर 463 हो गए हैं। एक बदलाव और भी है, वो बदलाव पता कहाँ पे है? माइनिंग में। यहाँ देखो पहले माइनिंग का एक सिंगल आइटम ग्रुप था, अब माइनिंग के 3 आइटम ग्रुप्स हो गए हैं। क्यों? क्योंकि माइनिंग को भी तोड़ा गया है। कैसे? माइनिंग को एक तोड़ा गया है फ्यूल मिनरल्स में, दूसरा है मेटेलिक मिनरल्स में और तीसरा है नॉन मेटेलिक मिनरल्स के अंदर। तो इस तरह से ना हम हर एक माइनिंग वर्क को कैप्चर करना चाहते हैं और इसीलिए माइनिंग जो पहले एक था उसको 3 अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड करके यहाँ पे देख रहे हैं। तो घूम फिर के बात पता क्या हुई? ये 4-5 बदलाव हुए हैं। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। एक तो ये वाटर सप्लाई वाला ऐड किया गया है जिसकी वेटेज लगभग 2% के आसपास है। फिर इनकी वेटेज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फिर आप ये ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ हमने गैस सप्लाई को भी जोड़ दिया है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को भी ऐड कर दिया है। आइटम बास्केट की अगर हम बात करें, पहले हमारे पास आइटम ग्रुप्स 407 थे, वो बढ़ के 463 हो गए हैं। नंबर ऑफ आइटम्स 839 से बढ़कर 1042 हो चुकी हैं। एंड माइनिंग की अगर हम बात करें तो ये फ्यूल मिनरल्स, मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, इसके अंदर यहाँ पे इसका डिवाइड हो चुका है। ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। और बेस ईयर तो बदल ही गया है, 2011-12 से बदल के हमने इसको 2022-23 कर दिया गया है। अब एक सवाल बचता है यहाँ पे कि सर ये बेस ईयर क्यों चेंज कर दिया गया? देखो एक तो बात यही है कि हमने ना नोटिस किया कि यार 2011 में सिचुएशन अलग थी, आज सिचुएशन अलग है, बहुत सारे नए नए सेक्टर इमर्ज करे हैं, तो हमें भाई उनको भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे पर आज के टाइम बहुत रेलिवेंट हो गए हैं। तो इसीलिए हमें बेस ईयर चेंज करना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि जो हमारे प्रोडक्शन पैटर्न्स थे, पहले हम अलग परसेंटेज में प्रोडक्शन होती थी, किसी चीज़ की अलग में होती थी, तो उसका वेटेज वगैरह भी हमें चेंज करना होता है। तो डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज को हटाना होता है, नई इंडस्ट्रीज को ऐड करना होता है, उनकी डेटा बैलेंस को जोड़ना होता है, तो उसके लिए हमें बेस ईयर चेंज करना पड़ता है। बाकी एट द सेम टाइम यूएन की गाइडलाइंस भी बोलती हैं कि समय समय के ऊपर हमें यहाँ पे अपने बेस ईयर चेंज करने चाहिए ताकि डेटा एक्चुअल वे में कैप्चर हो पाए। तो बिल्कुल हमने वही किया है। और लोग क्या खरीदते हैं, लोग क्या बिजनेसेस क्या खरीदते हैं, उसके हिसाब से हम फैक्ट्री डेटा भी मैच करते हैं और इसीलिए हमने ये बदलाव यहाँ पे किए हैं। ये 10वीं बार ऐसा हुआ है कि बेस ईयर को रिवाइज किया गया है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के। बाकी देखो मैंने डेटा यहाँ पे लिख दिया है, हालांकि आपको जानने की जरूरत नहीं है। जैसे इस बार मैं अगर बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है अप्रैल महीने के अंदर। माइनिंग के अंदर आपको एक स्लो डाउन देखने को मिलता है। तो ये हर महीने का डेटा तो आपको नहीं याद रखना, बट आपको एक आइडिया जरूर मिल गया होगा कि आईआईपी क्या है और कैसे कैसे चेंजेस में किए गए हैं। राइट? तो देखो डिटेलिंग में ही थोड़ा चीजें आपको पढ़नी होंगी। तो यूपीएससी अब यहाँ से कैसा मर्जी क्वेश्चन पूछ दे, हम उसको टैकल करने की पूरी क्षमता के अंदर हैं। आगे आएंगे दोस्तों। अगला टॉपिक है हमारे सामने, एनपीसीआई इंटरनेशनल लॉन्चेस क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट इन कंबोडिया। आखिर इसका मतलब क्या है? देखो जैसे मान लो आप हो, ठीक है, आपका मन किया कि चलो भाई घूमने चलते हैं, कहाँ पे? कंबोडिया। ठीक है। अब पॉइंट पता क्या है कि आप ज्यादा कैश वैश लेके नहीं गए, भूल गए आप कैश लेके जाना, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे कई बार होता है ना कि आप लोग मान लो मार्केट जाते हो, ठीक है, आप लोग दूध लेने जाते हो, आप उसको बोलते हो कि भैया यार मैं पैसे तो लाया नहीं। वो कहता कोई बात नहीं भैया, आप मुझे पेटीएम कर दो, आप यूपीआई कर दो मुझे, है ना, बोलता है ना दूध वाला भी आपको कि यूपीआई कर दो, 15 रुपए नहीं है आपके पास तो आप यूपीआई कर दो। तो भाई आगे से कंबोडिया अगर आप कभी गए ना, तो कंबोडिया जाकर भी आप सेम सिस्टम से पैसा पेमेंट कर दोगे। मतलब कंबोडिया की दुकान में आपने कुछ खरीदा, कोई इंडिया का बंदा कंबोडिया गया और वहां उसने कुछ खरीदना है, पैसे नहीं है उसके पास, तो कोई दिक्कत नहीं है, कंबोडिया की दुकान के बाहर भी ऐसे यहाँ पे क्यूआर कोड लगा होगा। आप अपने फोन से अपना जो भी आपका ऐप है, फोन पे, गूगल पे, जो भी आपके पास ऐप है ना, उससे स्कैन करना, फटाफट पेमेंट। ये है, ये बदलाव हुआ है। समझे मेरी बात को? तो एनपीसीआई इंटरनेशनल यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट यहाँ कंबोडिया के अंदर लॉन्च करी है। ये एनपीसीआई इंटरनेशनल क्या है? ये दरअसल में एनपीसीआई की ही आर्म है, एनपीसीआई का हिस्सा है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ही आपको हिस्सा ये देखने को मिल जाएगा। अभी पता क्या होगा, जैसे अलग अलग देशों में यूपीआई ऑलरेडी काम कर रहा है, जैसे सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, मॉरिशियस, नेपाल, भूटान, कतर, श्रीलंका, इन 8 देशों के अंदर ऑलरेडी ऑपरेशनल है यूपीआई। अब कंबोडिया ऐसा 9वां देश बन चुका है जो यूपीआई पेमेंट को यहाँ पे एक्सेप्ट करने जा रहा है। समझे मेरी बात को? तो पहला फेज अभी यहाँ पे स्टार्ट होगा। पहले फेज के अंदर क्या होगा ना कि भारत के लोग कंबोडिया के अंदर पेमेंट कर पाएंगे। फिर थोड़े टाइम में सेकंड फेज इसका यहाँ पे चलेगा, उसमें कंबोडिया के लोग भारत के यूपीआई, भारत के अंदर आके भारत के मर्चेंट को पेमेंट कर पाएंगे। तो इस तरह से यूपीआई अब
क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हम यहाँ पे इंश्योर कर पाएंगे कंबोडिया के अंदर भी। और इसका फायदा पता क्या होगा? फायदा होगा कंबोडिया के लोगों को बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि देखो भारत के बहुत सारे लोग कंबोडिया जाते हैं, कंबोडिया जाके वो काफी सारी चीजें खरीदते हैं। अब वहां पर पेमेंट करना उनके लिए आसान होगा, तो वहां के लोकल बिजनेसेस को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। क्योंकि पहले दिक्कत आती थी कि लोग बोलते थे हमारे पास कैश नहीं है, ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको कैश, करेंसी एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रिगार्डिंग जो भी दिक्कतें आती है ना, वो सब करने की जरूरत नहीं है। आराम से फोन खोला, पेमेंट किया, शानदार, डन। ठीक है ना? तो रियल टाइम बेसिस के ऊपर आपकी सिक्योर सेटलमेंट्स जो है वो हो जाया करेंगी। एंड इस तरह से क्यूआर बेस्ड ट्रांजेक्शंस के माध्यम से आपका सारा पूरा सिस्टम यहाँ पे हो जाएगा। तो भारत का डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इससे काफी ज्यादा एक्सपेंड हो रहा है, डिजिटल कनेक्टिविटी यहाँ पे बढ़ रही है। तो आप नोटिस कर पाओगे कि कंबोडिया का जो नेशनल क्यूआर सिस्टम है ना, बेकोंग KHQR, ये कंबोडिया का अपना खुद का सिस्टम है, उसके माध्यम से ये चीज यहाँ पे करी जा रही है। तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। आगे आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक है भारत और नेपाल के बीच में डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरियाज के बारे में। देखो आपको याद होगा कि जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं बलेंद्र शाह जी, उन्होंने यहाँ पे ये बोला कि नेपाल ने भारत का कुछ हिस्सा कब्जा रखा है, नेपाल ने भी भारत का कुछ हिस्सा कब्जाया है, और भारत ने भी कुछ नेपाल का हिस्सा कब्जाया है। ऐसा उनका यहाँ पे स्टेटमेंट था कि दोनों देशों ने कुछ कुछ टेरिटरी कब्जा रखी है। अब देखो इसमें ना बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है, बहुत सारे लोग इसका यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई क्या बोले जा रहे हो। भारत का क्या स्टैंड है? भारत ने बोला है कि देखो यार, इंडिया और नेपाल के बीच में कोई भी मुद्दा होगा ना, तो हम आपस में बातचीत करके सुलझाएंगे। हमारे बीच में कोई भी तीसरी पार्टी यहाँ पे नहीं बोलेगी कि भारत और नेपाल अपना मुद्दा सुलझाओ, हम आपस में मिलजुल के सुलझा लेंगे। अब सवाल आता है कि इस मुद्दे के पीछे दिक्कत क्या है, कहाँ क्या इशू है इसके पीछे? देखो एक्चुअली ना इसको समझने के लिए हमें 1816 में जाना पड़ेगा। 1816 में ना एक ट्रीटी हुई थी, जिसको हम लोग ट्रीटी ऑफ सुगौली के नाम से यहाँ पे जानते हैं। ये 1816 में हुई थी, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे। उस टाइम के ऊपर 1816 में एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उस तरफ सामने था नेपाल का जो किंगडम था। तो उस टाइम के ऊपर ना जो नेपलीज एंग्लो नेपलीज वॉर हुई थी, तो इन दोनों के बीच में ट्रीटी हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। तो उस टाइम ये डिसाइड किया गया कि जो यहाँ से काली रिवर यहाँ से जाती है ना, तो काली रिवर दोनों देश के बीच में बाउंड्री का यहाँ पे काम करेगी। पर दिक्कत ये है कि काली रिवर का जो अपना अपना जो फ्लो है वो चेंज होता रहता है। तो अब ये जो पूरा रीजन है ना, ये वाला काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियादुरा, ये जो पूरा अपने आप में रीजन है, अब ये यहाँ पे डिस्प्यूट का कारण है। भारत का मानना है कि उसका है, और नेपाल यहाँ पे कहता है कि नहीं नहीं, ये पार्ट उसका है। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है कि जो नेपाल है, नेपाल यहाँ पे ये बोलता है कि जो लिम्पियादुरा है, ये दरअसल में सही सोर्स है काली या महाकाली रिवर का। तो ट्रीटी ऑफ सुगौली के अंदर बात लिखी गई है, तो जो भी टेरिटरी इसके ईस्टर्न पार्ट में होगी वो नेपाल का हिस्सा होनी चाहिए, ऐसा नेपाल का कहना है। तो ये पूरा डिस्प्यूट इसी वजह से है। बाकी देखो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिपुलेख पास आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कैलाश मानसरोवर यात्रा करनी है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक रूट है। भारत को यहाँ पर ये तिब्बत के साथ यहाँ पे कनेक्ट करता है, जो लिपुलेख पास है। तो दैट इज वाई इट इज बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तो ये वाला है जो उत्तराखंड है भारत का, वहाँ पे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, उसका हिस्सा है ये। तो ये वाला पार्ट डिस्प्यूट है। इसके अलावा अगर हम बात करें ना, तो एक और रीजन भी है, वो है आपका ईस्टर्न सेक्टर के अंदर। बेसिकली ना एक सुस्ता रीजन है बिहार नेपाल बॉर्डर के ऊपर। यहाँ पर भी फिर से डिस्प्यूट है। क्यों? क्योंकि जो गंडक नदी है ना, वो अपना कोर्स चेंज करती रहती है। तो भारत का मानना कुछ अलग है, नेपाल का मानना कुछ अलग है। तो इसलिए सुस्ता रीजन भी अपने आप में बॉर्डर डिस्प्यूट दोनों को देशों के बीच में देखने को मिल जाता है। बाकी दोनों का जो बॉर्डर है, उसको यहाँ पर नेपाल की सिक्योरिटी एजेंसी और भारत की तरफ से जो सशस्त्र सीमा बल है, उनके द्वारा यहाँ पे इस बॉर्डर को मैनेज किया जाता है। और आराम से दोनों देशों के जो नागरिक हैं, वो बिना किसी पासपोर्ट या बिना किसी वीजा के आराम से मूव कर सकते हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच में एक ओपन बॉर्डर आपको देखने को मिल जाएगा। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत इसी वजह से आती है कि जो नदी है वो अपना रास्ता बदल लेती है, क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन, ठीक है, अलग अलग मैप्स, अलग अलग इंटरप्रिटेशन हैं, उस वजह से यहाँ पे परेशानी आती है। बाकी दोनों देशों के बीच का जो बॉर्डर है वो लगभग 1751 किलोमीटर का देखने को मिल जाता है। एंड नेपाल जो है भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, इन पर्टिकुलर स्टेट्स के साथ जो बॉर्डर है यहाँ पे टच होता है। राइट? तो ये कुछ बातें थी नेपाल के बारे में जो आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक है नवाचार मंत्र इनिशिएटिव। नवाचार का मतलब यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ पर बात हो रही है कुछ बेसिक अर्ली स्टार्टअप्स की। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लो आप हो, अब यार आपके पास ना बहुत अच्छा कोई आइडियाज है,
अब भले ही आपने बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं किया, पर आपके अच्छे आइडिया ज़रूर हैं आपके पास। अब आपको समझ नहीं आता कि यार ये मैं शानदार आइडिया तो है, इसको मैं बड़ा कैसे करूँ? उसके लिए आपको चाहिए मेंटर, उसके लिए आपको चाहिए इन्वेस्टर, उसके लिए आपको चाहिए पॉलिसी मेकर्स। तो क्यों ना हम इन सब चीज़ों का आपकी जो हेल्प है, वो आप तक पहुँचाएँ। इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा ये नवाचार मंत्र इनिशिएटिव यहाँ पे दिया गया है, ताकि जो भी ऐसे लोग हैं ना जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर कुछ इनोवेट काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आइडियाज़ उनके पास हैं, कुछ स्टार्टअप्स हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको हम यहाँ पे मदद कर पाएँ। क्योंकि पैसे की कमी होने की वजह से या मेंटरशिप की कमी होने की वजह से वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी के लिए यहाँ पे जो नोडल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो है ना, उनको हम यहाँ पे मदद करना चाह रहे हैं इस नवाचार मंत्र इनिशिएटिव के माध्यम से। इसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा? इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। उसके साथ ही साथ आपका जो आईआईटी दिल्ली हो गया और आपका फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये यहाँ पे इसमें मदद करेंगे। तो पॉइंट वही है कि मेंटर, इन्वेस्टर, पॉलिसी मेकर, इंडस्ट्री लीडर्स, एकेडमिक संस्थान जो हैं, वो आपके साथ मिलकर यहाँ पर आपके आइडियाज़ को रियलिटी के अंदर कन्वर्ट करने के अंदर मदद करेंगे। खास फोकस यहाँ पे ये होगा छोटे शहरों के ऊपर, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ के ऊपर, आपके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो थोड़े पिछड़ गए हैं, गाँव वाले एरियाज़ के अंदर, अंडर सर्व्ड रीजन। तो मतलब ना जो ऐसे लोग जिनको मदद नहीं मिल पाती, जो गाँव से आते हैं, ऐसे इलाके से आते हैं जो थोड़े पिछड़े होते हैं, उनके ऊपर खास फोकस दिया जाएगा ताकि उनकी हम यहाँ पे मदद कर पाएँ। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि आपकी खुद की कंपनी बना रखी हो, आपने एक अच्छा प्रोडक्ट बना रखा हो, नहीं। अगर बेसिक आइडिया भी है तो भी हम यहाँ पे आपको अलाउ करेंगे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे आइडियाज़ लेकर आओ, हम मदद करेंगे आपको यहाँ पे, ठीक है ना? तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे, यहाँ पे हेल्प का भी सेक्टर्स के अंदर हो जाएगी, एग्रीटेक सेक्टर हो गया, फूड सेक्टर हो गया, क्लाइमेट हो गया, एमएसएमईज़ हो गया, ठीक है? तो इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे फोकस रहेगा। 1 साल का प्रॉपर यहाँ पे सपोर्ट मिलती रहेगी, मेंटरशिप और बाकी सब चीज़ों के रिगार्डिंग, पैसे कैसे रेज़ करने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सिखाई जाएँगी। और इस बेसिस के ऊपर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी आपके इनोवेटर्स हैं, आइडिया वाले हैं लोग हैं, उनको यहाँ पर इस तरह से इन सब का एक्सपोज़र देखने को मिल जाएगा। यही है आपका नवाचार मंत्र इनिशिएटिव। आगे आएँगे दोस्तों, भारत और ओमान के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है, ये वो साइन हो चुका है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये सेपा होता क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट? देखो, ये 2 देशों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है ना, इसके माध्यम से हमारी कोशिश ये होती है कि आपस में मिल-जुल कर क्या करें, जो ट्रेड है उसको हम सिम्प्लीफाई करें। आपस में जो टैक्स लगाया जाता है, उसको हम काफ़ी हद तक कम कर दें, उसके ऊपर फोकस होता है। अब ये सेपा इंडिया और ओमान के बीच में इंपॉर्टेंट पता क्यों हो जाता है? क्योंकि ओमान का सिर्फ और सिर्फ यूएसए के साथ ही ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव एक ट्रीटी है अभी तक, और दूसरा देश भारत है। मतलब ओमान ने यूएसए के अलावा अभी तक किसी और देश के साथ ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन नहीं किया था, तो भारत दूसरा देश ही ऐसा बना है। अब सवाल आता है कि भारत को क्या-क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के माध्यम से? देखो, पहले पता क्या होता था कि लगभग 15% आपके ऐसे प्रोडक्ट्स थे, जिनके ऊपर जो टैक्सेस थे, वो ज़ीरो के आसपास थे। अब लगभग 99% प्रोडक्ट्स ऐसे हो जाएँगे, जहाँ पर इम्पोर्ट टैक्सेस ओमान लगभग ज़ीरो कर देगा। तो पॉइंट ये आता है कि प्रोडक्ट इंडिया से ओमान जाएँगे, आराम से चले जाएँगे, एंड उधर से भी आएँगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस एट द सेम टाइम, जैसे बहुत सारी आपने नोटिस किया होगा मेडिसिन्स, हमारे देश में भी जैसे कुछ मेडिसिन्स बनती हैं। अब कई बार पता क्या होता है, या वैक्सीन बनी, अब उनको यूएसए से भी अप्रूवल होता है, यूएस एफडीए जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर है वहाँ पे। अब ओमान के अंदर वो जाती है ना, तो वहाँ वो फिर से चेक करी जाती थी। तो उससे ना बहुत लंबा टाइम लग जाता था। तो अब यहाँ पे ओमान ने बोला है कि देखो, किसी और ने टेस्ट कर दिया जैसे यूएस एफडीए है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अलग से हम यहाँ पे उसको चेकिंग यहाँ पे नहीं करेंगे, बार-बार उसकी टेस्टिंग नहीं करेंगे। आपने टेस्ट कर लिया, यूएस वालों ने टेस्ट कर दिया, या किसी और फेमस अथॉरिटी ने टेस्ट कर दिया, तो बात खत्म। अगर ग्लोबल रेगुलेटर ने ऑलरेडी अप्रूव कर रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मेडिसिन देश में आए, कोई परेशानी नहीं है। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें, तो जो लोग मूव करना चाहते हैं, जैसे मान लो एम्प्लॉइज़ हैं, कोई भारत देश के एम्प्लॉयी हैं, वो ओमान में काम करने के लिए गए हैं, या ओमान के एम्प्लॉइज़ इधर आए हैं, तो उस केस में आप जो कॉर्पोरेट स्पेशलिस्ट हैं, वो आराम से 4 साल के लिए रह सकते हैं। बिज़नेस विज़िटर्स के लिए 90 दिन का यहाँ पे प्रॉपर उनको वीज़ा वगैरह यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो भारत का ना एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल है, ये दरअसल में अप्रूवल देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ एक्सपोर्ट करना है, ठीक है ना? मान लो कुछ भी चावल एक्सपोर्ट करनी है, कुछ इस तरह से एक्सपोर्ट आपको करना है। अब उसमें क्या होता है ना,
अप्रूवल लगता है कि क्या इसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है। ये स्टैंडर्ड सेट करता है कि आप अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बाहर भेजना चाहते हो तो उनका एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है, खराब क्वालिटी को नहीं होने चाहिए। तो इंडिया वाले तो देखो उसको सर्टिफाई कर ही रहे थे, फिर ओमान के अंदर भी उसका चेकिंग होती थी। तो ओमान ने बोला कोई बात नहीं यार, आप लोगों ने इंस्पेक्शन कर ली ना, इंडिया के एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ने कर लिया ना, तो हम इसको एक्सपेक्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। उसी तरह से आपको पता होगा कि जो इस्लाम के अंदर कुछ डाइटरी स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे वहाँ पे हलाल सर्टिफिकेट्स यहाँ पे चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर भी अगर भारत की बॉडीज ने हलाल सर्टिफाई कर दिया तो ओमान उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ओमान दोबारा से उसको रिपीटेडली चेक नहीं करेगा। तो इससे ना चीज़ें आसान हो जाएंगी। नहीं तो पता है पहले पता क्या होता था कि पहले यहाँ से जा रहा है फिर वहाँ चेकिंग हो रही है, उस चक्कर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी एक्सपोर्ट करने के अंदर। तो वो सारी परेशानियां आपको यहाँ पे कम होती हुई देखने को मिल जाएंगी। बाकी देखो ये है आपके ओमान की जो लोकेशन है, ठीक है। भारत और ओमान के बीच में जो ट्रेड वॉल्यूम था पिछले साल वो 11 बिलियन डॉलर के आसपास था, जो कि उससे पिछले साल जो 10 बिलियन डॉलर था उसके मुकाबले आपको इंक्रीज देखने को मिल जाएगा। भारत क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, देखो हम ना दरअसल में रिफाइन करके चीज़ें भेजते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिफाइंड पेट्रोल हो गया, नेफ्था हो गया, आयरन स्टील मशीनरी, बासमती चावल, ये सब हम एक्सपोर्ट करते थे। और वहाँ से क्या मंगाते थे हम, वहाँ से हम मोस्टली अपना कच्चा तेल हो गया, लिक्विड नेचुरल गैस एलएनजी हो गया, फर्टिलाइजर, केमिकल फीड स्टॉक, ये सारी चीज़ें हम वहाँ से मंगाते थे। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे अब और यहाँ पे पुश देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स है जो आज हमें डिस्कस करने थे। रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, तो मैंने डिस्कस किया था ये 2 स्टेज प्रोपल्शन सिस्टम है ब्रह्मोस मिसाइल के अंतर्गत। एक आपका सॉलिड फ्यूल बूस्टर है और एक लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत होगा। मूंगा सिल्क की बात करें तो बिल्कुल ये असम सही है, सो दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अनुसंधान नेशनल सर्च फाउंडेशन की बात करें तो ये है एक स्टैट्यूटरी बॉडी। कल भी मैंने आपको बताया था कि जो ANRF एक्ट हमने लाया था ना, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023, उसके माध्यम से इसको बनाया गया था, इसीलिए स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।